इस वीडियो में पहला वीडियो हम लोग का हो गया था, उसमें हम लोगों ने पुष्प की संरचना को पढ़ा था। अब पुष्प में क्या क्या रोल होता है, क्या क्या काम करते हैं, वो आपको ज़्यादा इतना मैटर नहीं करता, जानते होंगे सब लोग। लेकिन अब जो है आपके कोर्स में पुष्प पुंकेसर की संरचना यानी कि पुंकेसर कैसे बनता है। ठीक है, तो पुंकेसर तो जानते हैं ये ठीक है, ऐसे ये पुंकेसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, पुंकेसर हो गया, पुंकेसर हो गया। पुंकेसर जो होता है, क्या होता है पुंकेसर, पुमंग क्या होता है, पुंकेसर का समूह होते हैं, पुंकेसर का समूह होते हैं। अब इसी में दो पार्ट हो जाते हैं, इस वाले हिस्से को कहा जाता है पूतंतु और इस वाले भाग को कहा जाता है परागकोश। ठीक है, परागकोश। परागकोश का मतलब हो गया कि यहीं पर पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस भाग को यहां से ऐसे काटते हैं। जब इस भाग को ऐसे काटेंगे तो बनेगा क्या, इस भाग को ऐसे काटते हैं तो यहां पे कुछ ऐसी संरचना बनेगी, ऐसे। यानी कि जब मैंने इसको काट दिया तो इसमें जब काटेंगे तो इसमें 4 बीजाणुधानी, ठीक है, ये 4 जो है, जब इस चीज को ऐसे मैंने काटा है और ये दिख रहा है तो इसमें जो है 4 बीजाणुधानी या 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर में 2-2 बीजाणुधानी, यानी कि 4 बीजाणुधानी होती है। इसको कहा जाता है बीजाणुधानी, बीजाणुधानी। ठीक है, तो इसी में जो है पराग कणों का निर्माण होता है, बीजाणुधानी में ही पराग कणों का निर्माण होता है। थोड़ा सा जो है देख, दूसरा डायग्राम इस बीजाणुधानी को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये छोटा सा बना लेते हैं। ये हो गए बीजाणुधानी, बीजाणुधानी, यानी कि यहीं पर जो है बीजाणुओं का जन्म होता है, यानी कि पराग जो कण होते हैं उनका जन्म यहीं पर होता है। अब इस एक को हम लोग इधर जो है बहुत बड़े तरीके से ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज आपसे जो है पूछी जाती है, इस एक बीजाणुधानी में कैसे पराग कणों का निर्माण होता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अंदर में एक कोशिका होती है। अंदर में सबसे पहले जब निर्माण होना शुरू होता है तो सबसे पहले अंदर में एक कोशिका होती है जिसको कहा जाता है अधोस्तरीय कोशिका, अधोस्तरीय कोशिका कही जाती है। ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका कही जाती है। अधो का मतलब हो गया अंदर। ठीक है, जिसे अधोवस्त्र हिंदी में कहा जाता है, अधोवस्त्र। अधोवस्त्र का मतलब जो हम लोग अंडर गारमेंट्स पहनते हैं उसे अधोवस्त्र कहा जाता है। तो अधो का मतलब वैसे भी होता है अंदर की तरफ। अधो ये हिंदी का शब्द है, इसका मतलब होता है अंदर की तरफ, यानी कि इसके जो बिल्कुल अंदर है उसमें एक कोशिका होती है जिसको अधोस्तरीय कोशिका कहा जाता है। फिर ये क्या होती है, बड़ी हो जाती है। जब बड़ी हो जाती है तो इसे प्रपशु कोशिका कहा जाता है, प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका कहा जाता है। ये बड़ी हो गई, मान लो ऐसे ये बड़ी हो गई। ठीक है, छोटी से ये बड़ी हो गई, प्रपशु कोशिका हो गई। अब ये प्रपशु कोशिका क्या होती है, विभाजन करती है। ठीक है, प्रपशु कोशिका जो है विभाजन करती है और 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, ये निर्माण करती भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका का निर्माण करती है, और पुबीजाणु कोशिका, पुबीजाणु कोशिका। ठीक है, ये जो है भित्तीय कोशिका का निर्माण करती है और पुबीजाणु कोशिका का
निर्माण करती है। अब भित्तीय कोशिका, इसको कहा जाता है प्रारंभिक भित्तीय कोशिका और प्रारंभिक पूबीजाणु कोशिका इसको कहा जाता है। प्रारंभिक शब्द जो है इसके आगे लगाया जाता है। प्रारंभिक भित्तीय कोशिका, प्रारंभिक भित्तीय कोशिका इसलिए कहा, प्रारंभिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद इसका पुनः विभाजन होता है 3 पार्ट में। इसका पुनः 3 पार्ट में विभाजन होता है, इसीलिए उनको भित्तीय कोशिका और इनको प्रारंभिक भित्तीय कोशिका कहा जाता है। भित्ति का मतलब क्या होता है? भित्ति का मतलब होता है दीवाल। जैसे आपने जो है पहले पढ़ा होगा सेल वॉल। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? जैसे मनुष्यों की जो सेल होती है, ठीक है, मनुष्य का जो शरीर बना हुआ किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जो आदमी का पूरा शरीर बना हुआ है ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे जो घर बनता है ये ईंटों से मिलकर बना होता है, जो सबसे छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है ये अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उसी प्रकार से इतना बड़ा जो शरीर होता है ये कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो मनुष्य का जो शरीर होता है उसकी कोशिकाएं और जो पेड़ों की पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें एक मेजर डिफरेंस होता है कि हमारी कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है और पेड़ों की जो कोशिका होती है इसमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। भित्ति का मतलब हो गया दीवाल। दीवाल दीवाल क्या करती है? उनको कठोर बनाती है। तो यहाँ पर भी भित्ति कोशिका का मतलब क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दीवाल बनाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दीवाल बनाएगी। तो ये हो गई बाह्य, ठीक है, ये हो गई बाह्य कोशिका या बाह्य चरण कोशिका, ठीक है। बाह्य कोशिका क्या होती है? ऐसे 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 यानी कि जो बाहरी आवरण है उसको ढके रहती है। ये कोशिकाएं हो गई यानी कि ये बाहरी आवरण को पूरा 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 ढक लेती है। बाह्य स्तर, ये स्तर हो गया यानी कि बाह्य स्तर होता है, ठीक है, बाह्य स्तर होता है यानी कि बाह्य कोशिका का स्तर होता है, ठीक है, बाह्य कोशिका स्तर होता है यानी कि बाह्य कोशिकाओं द्वारा बना हुआ स्तर होता है यानी कि सबसे बाहर होता है। तो इसे कहा जाता है बाह्य कोशिका का स्तर। इसे कहा जाता है मध्य स्तर या मध्य कोशिका का स्तर। यहाँ पर 3 सेलों की 3 दीवारें होती हैं बीच में, ठीक है। इसी प्रकार से यानी कि ये 3 दीवारें यहाँ पर ऐसे 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 यानी कि एक मोटी दीवार जो है ये यहाँ से यहाँ तक की ऐसे चलती है, ठीक है, मोटी दीवार यहाँ से यहाँ तक का चलती है। तो ये हो गया मध्य स्तर। और फिर हो गया अंतः स्तर या टेपिटम, इसे कहा जाता है टेपिटम, ठीक है, टेपिटम कहा जाता है यानी कि जो अंदर वाला स्तर होता है इसको टेपिटम कहा जाता है। सेलों का ही समूह होता है, ठीक है, कोई अलग कोई की चीज नहीं होती है। टेपिटम क्या होता है? सेलों का ही समूह होता है। सेलों का ही समूह होता है तो उसे टेपिटम कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज और जानिएगा, टेपिटम जो होता है टेपिटम जो होता है ये क्या काम करता है? ये पराग कणों को जो है भोजन प्रदान करता है। क्या करता है टेपिटम? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पराग कणों को भोजन प्रदान करता है, ठीक है। तो यहीं पे लिख दे रहे हैं पराग कणों को भोजन, पराग कणों को भोजन प्रदान करता है। आप जो है अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा, ठीक है, आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझा रहे हैं डायग्राम बना के, जब समझ में आ जाएगी तो थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेपिटम क्या होता है? पराग कणों को यानी कि जो सबसे अंतः स्तर होता है तो इस पराग कणों को क्या करता है? भोजन प्रदान करता है। फिर उसके बाद क्या है कि ये हो गया, तो ये तो हो गया भित्तीय स्तर हो गया यानी कि 3 स्तर हो गए भित्ति वाले, एक बाह्य स्तर हो गया, मध्य स्तर हो गया, टेपिटम हो गया। पूबीजाणु क्या करता है? पूबीजाणु कोशिकाएं क्या होती हैं? जो बीच में जो बीजाणु होते हैं यानी कि पराग कणों का निर्माण करती हैं। तो ये क्या काम करती हैं? पराग कणों का निर्माण, इसके नीचे लिख लीजिएगा, पराग कणों का निर्माण करती है ये कोशिकाएं यानी कि विभाजित हो के पराग कणों का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो पराग कणों का जब निर्माण करती है, ये मान लीजिए कि एक पराग कण है, पराग कण का एक जो है स्ट्रक्चर है पराग कण। तो इसमें जो है दोहरा आवरण रहता है, पराग कण में दोहरा आवरण रहता है। इसको कहा जाता है बाह्य चोल
बाह्य चोल कहा जाता है, और इसे कहा जाता है अंतःचोल। अंतःचोल नाम ही से प्रकट है, बाहर है इसलिए बाह्य चोल, और अंदर है तो अंतःचोल। ठीक है, फिर उसके बाद है जो अंतःचोल होता है ये बना होता है किसका, पेंटा सेलुलोज का। ठीक है, जो अंतः स्तर होता है ये पेंटा, अंतःचोल होता है ये पेंटा सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज ये प्रोटीन जैसे हो गया, सेलुलोज हो गया, तो प्रोटीन से ही समस्त सेलों का निर्माण होता है। जो हमारी भी सेलें थी या बैक्टीरिया हो गया, कोई भी सेल हो जाती हैं, उन सब का निर्माण जो होता है प्रोटीन से ही होता है। सबसे पहले जो धरती पर जो जीव बना था वो प्रोटीन से ही बना था। सबसे पहले अमीनो अम्ल बने थे, अमीनो अम्ल बनने के बाद ही उसी अमीनो अम्ल का जो है परिवर्तन प्रोटीन में हुआ, और वही प्रोटीन जो है जीव में बदल गया। ठीक है, तो पेंटासेलुलोज जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे ये अंतः जो है बना होता है। इसमें जो है फिर अंदर केंद्रक होता है, ये दो केंद्रक होते हैं। दो केंद्रक मतलब जो बड़ा केंद्रक होता है, ठीक है, ये सब पूर्वबीजाणु कोशिकाओं से निर्मित होता है। जो बड़ा केंद्रक होता है उसको वर्धी केंद्रक कहते हैं, यानी कि वर्धी केंद्रक कहते हैं, यानी कि जो बड़ा केंद्रक होता है वर्धी केंद्र कहते हैं, और जो छोटा केंद्रक होता है इसे जनन केंद्र कहते हैं। जनन केंद्रक, जनन केंद्र कहते हैं। और ये केंद्रक क्या होगा, दो केंद्रक में ये फिर से विभाजित होता है। यही दो केंद्रक जाके जो है उस अंडाशय में संक्रमण करते हैं, जो एक 3n यानी कि त्रिगुणित संक्रमण करता है, संकरण करता है, और एक 2n का यानी कि द्विगुणित जो है करता है निषेचन। तो इसी तरीके से पुष्प में जो है दोहरा निषेचन होता है। ये तो हम लोग अगले वाले वीडियो में जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, जनन छिद्र होते हैं, जनन छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं ताकि ये जो जनन केंद्रक यहाँ से निकल सके। ठीक है, ये चीज होती है। और ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन होता है जिसका जो है अपघटन नहीं होता जल्दी से। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का ये बाह्य चोल बना रहता है जिसका जो है अपघटन नहीं होता है। ये भी आप अपने जो है नोट्स में लिख लीजिए, स्पोरोपोलेनिन का ये जो बाह्य चोल बना होता है इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। ठीक है ना, ये जो दो केंद्रक होते हैं यही इसमें मुख्य नर युग्मक की भूमिका अदा करता है। युग्मक, ठीक है, युग्मक, नर युग्मक की भूमिका यही चीज अदा करता है। यही जाके जो है वहां पर जो है संलयन करता है, यानी कि यही वहां पे जाके संलयित होता है। तो ये कुल मिला के हम लोगों को क्या हो गया, पुष्पी पादपों में जनन हो गया, जिसमें हम लोगों ने पुष्प की संरचना पढ़ लिया है। और फिर उसके बाद जो नर युग्मक होता है, इस तरीके से उस नर युग्मक यानी कि पुष्प में जो नर युग्मक होता है यानी कि परागकण होता है, उसका कैसे निर्माण होता है उस चीज को हम लोग इसने इस तरीके से पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम को आप 2-3 बार बनाइएगा, और इस डायग्राम बनाने के बाद जो भी ये फैक्टर, ये जो नेम आए हैं इनको याद करिएगा। और थ्योरी में आपको यही सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। डायग्राम अगर आता रहेगा तो आप थ्योरी आराम से लिख ले जाओगे। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है नर युग्मक में। फिर उसके बाद आता है मादा युग्मक का जो है नंबर आता है। इसके बाद जो है मादा युग्मक के बारे में यानी कि अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अंडाशय के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, फिर जो है बाकी हम लोग पढ़ते हैं अंडाशय के विषय में। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो जो है अच्छे से समझ में आएगा। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत।